एलेबोरेट करने के लिए भैया थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा चाहिए और आज टाइम बहुत कम है। कि और दिन जो है फिर हम इस पर एलेबोरेट भी बात कर सकते हैं। 1 घंटा में पहले हो चुका है, 1.25 घंटा लेक्चर को स्टार्ट हुएगा। अच्छा, हम थोड़ी सी वैसे बात करें बेबी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो से इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले जो था ग्लोबलाइजेशन और पैंडेमिक को आप कैसे लिंक करें। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन होता है कि आपको पता है कि जितना भी हमारी दुनिया है इसमें एक लहर आई ये 20th सेंचुरी जो है उसके स्पेशली एंड में। वैसे तो ग्लोबलाइजेशन को बहुत पीछे से लिंक किया जाता है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई और उसके बाद से, लेकिन एक जो मेजर पुश था वो चाइनीज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में उसमें चाइनीज़ की इकॉनमी की ओपनिंग और डिफीट ऑफ कम्युनिज़म कह लो या यूएसएसआर की जो डिफीट थी, उसके बाद जो है वो एक न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसीज़ आई जिसके मुताबिक जो है वो स्टेट का रोल जो है वो दैट विल बी द मिनिमल इन 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 इकोनॉमी और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स में जिसे न्यू लिबरल पॉलिसीज़ कहते हैं। तो इस तरह से हमारी हमारी जो मीडिया है, आप मीडिया ने भी चीज़ों को ग्लोबलाइज करने में बहुत हेल्प किया। हमारी ट्रेड जो है वो ग्लोबलाइज हो गई। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो उनकी प्रोलिफरेशन हो गई और इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है दुनिया में जहाँ भी कोई भी हैपनिंग हो रही होगी तो वो दुनिया के किसी भी कोने में विद इन सेकेंड्स पहुँच जाती है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम जो है वो मेरे माइंड से निकल गया। उनकी डेथ की खबर जो थी वो अराउंड 2-3 वीक्स के बाद पहुंची थी यूरोप में। तो आज जो है वो 2-3 वीक का अंदाज़ा लगाएं और आप विद इन सेकेंड्स का अंदाज़ा लगाएं। दुनिया की हैपनिंग्स जो हैं वो विद इन सेकेंड जो है वो डिफरेंट कोनों में पहुंच जाती हैं और ये सब किसकी वजह से हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। उसके अलावा जो है वो ट्रेड की बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट है, इधर मैं पाकिस्तान में बैठे हुए कहीं से भी जो है वो मंगवा सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। ये सब किस वजह से हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। उसके अलावा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। हाँ, एक उस पर यूनाइटेड नेशंस जो वो कह लो वो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल के रूल्स को जो है वो जनरली ट्राई करता है कि उसको दुनिया पे अप्लाई करे या उससे दुनिया का अमन इंश्योर रहे। तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन है उसकी। उसके अलावा ग्लोबल सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आया। ये सारी जो क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट जो हैं वो मैनिफेस्टेशन है। पेंडेमिक ने क्या किया, पेंडेमिक ने क्या किया, कोविड आया, सबसे पहले जो मुल्क थे वो सारे उन्होंने लॉकडाउन लगाया, ट्रेड बंद हो गई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई और गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ला दी। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म एक जो हमारी कैसे कहते हैं कैपिटलिज्म है, इसकी जो फॉर्म जो है वो 18th-19th सेंचुरी में जो प्रैक्टिस की जाती थी उसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। इसे बेगर द नेबर कहते हैं पॉलिसीज को। यार ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं एक आम जो कैंडिडेट है उसे समझ भी आएगा या नहीं। कि आपने जो है वो अपने फ़ायदे के लिए ट्रेड होती है। ट्रेड ये जो अभी ग्लोबलाइजेशन में कि जब भी कोई कंट्री एक दूसरे से ट्रेड करते हैं तो आप कुछ देते हैं, आप कुछ लेते हैं, दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है, जिसे जो है वो। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म में क्या होता था, इसमें क्या होता था कि आपने इंश्योर करना है जो कि अपनी आपने एक्सपोर्ट्स जो हैं दुनिया को आपने बेचना ही बेचना है, लेकिन आपके मुल्क में कोई जो है वो इंपोर्ट ना हो, आपको किसी से कुछ ना खरीदना पड़े। जैसा कि ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की जो पॉलिसीज थी दैट वर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। उसने चाइना की प्रोडक्ट्स पे क्या लगाया, टैरिफ्स लगाया, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। टैरिफ का क्या मतलब होता है कि कोई भी किसी भी आपके मुल्क में कोई प्रोडक्ट जो है वो एंटर हो रही है तो वो जो है वो अगर 100 रुपए की है, आप कहते हो कि 15% इस पर टैरिफ लगेगा, तो आपके मुल्क में वो डायरेक्ट 115 पे पहुंच जाएगी, आपके मुल्क में वो 115 की बिकेगी।
तो ये जो है वो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं। तो जब कोविड आया तो सब ने जो है वो अपनी हर कोई जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ पे चला गया। उन्होंने जो अपनी सप्लाईज थी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हो गया, वैक्सीन हो गई, उसके अलावा ये टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है उसकी बात हुई, और उसके अलावा ये मास्क हो गए, सैनिटाइज़र हो गया, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के हवाले से, इन सब के लिए कंट्रीज़ ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमारा जब तक हमारी अपनी प्रोडक्ट अपना जो फ़ायदा नहीं होगा, हम किसी का फ़ायदा नहीं, हमने अपनी जानें बचानी है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो थे वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ लाई, और उससे जो है वो जो कंट्रीज़ पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थे, उनके पास तो सप्लाईज थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन जिनको बेच रहे थे उनको उन्होंने बेचना काम ख़त्म कर दिया, उन्होंने उनकी सप्लाईज़ को डिले कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कंट्रीज़ जो थे, ये प्रोटेक्शन, इसे प्रोटेक्शनिज़म कहते हैं। तो पैंडमिक की वजह से दुनिया एक बार फिर से जो है वो 18th 19th सेंचुरी में जो कैपिटलिज्म प्रैक्टिस किया जाता था उसकी तरफ वापस चली गई। पहला पहला इम्पैक्ट क्या हुआ। सेकंड क्या हुआ, जब बॉर्डर बंद हो गया तो ऑब्वियसली जो है वो डिक्लाइन इन ट्रेड हो गया। लोगों ने एक दूसरे से तिजारत, बॉर्डर बंद हो गया, आमदोरफ्त ख़त्म होगी लोगों की, और तिजारत जो है वो ना हुई। और हमारी जो थी एक एस्टिमेट के मुताबिक, फोब के एस्टिमेट के मुताबिक, ग्लोबल जो गुड्स की एक्सपोर्ट थी वो अराउंड 2000 या मिड 2000 के लेवल पे चली गई। मिड 2001 का मतलब 2000, जो अभी 2021 है तो 2000 या 2005 के लेवल पे चली गई। तो उसके अलावा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपको पता है कि जो एक ग्लोबलाइजेशन का एक मैनिफेस्टेशन क्या है कि हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में आती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वहाँ बिज़नेस करती हैं आपके कंट्री में, उनके बिजनेस से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। आपका जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ यूटिलाइज होता है, वहाँ उससे वो प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको भी बेचते हैं, दुनिया को भी बेचते हैं। तो ये फिर क्या हुआ कि जब कोविड-19 आया तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, एफडीआई, इसका डिक्लाइन हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जब किसी इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं होगा कि कब कोई मुल्क जो है वो बंद हो जाना है, कब लॉकडाउन लग जाना है, कब जो है वो रिस्ट्रिक्शंस उठनी है, कब जो है वो लोगों को ट्रैवल और इधर उधर निकलने की इजाज़त मिलनी है, तो वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। इन्वेस्टर को तो अपने प्रॉफिट चाहिए कि उसका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो जब जो है वो अनसर्टेनिटी होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, तो ऑब्वियसली जो है वो इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। तो जो वो एफडीआई का डिक्लाइन था वो देखा गया। उसके अलावा फिर जो है वो क्या हुआ कि डिसरप्टेड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन ये होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, उसके लिए कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, कहाँ कोई, जैसा कि मैं एग्जांपल दूं कि हमारे कंट्री में फॉर एग्जांपल जो है वो कॉटन बनती है, लेकिन जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल वो लगी हुई है बांग्लादेश में। अब आपका कंट्री जो है वो क्या करेगा, कॉटन जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा और वहाँ से पूरी दुनिया को और आपके कंट्री को हर चीज़ को, ये सप्लाई चेन है। यहाँ से आप बांग्लादेश को रॉ मटेरियल नहीं देंगे, बांग्लादेश प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा, वो दुनिया को बेच नहीं सकेगा, तो ये क्या होगा, आपकी सप्लाई चेन पूरी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा आपको एक और सप्लाई चेन की एग्जांपल देता हूँ कि कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए, रॉ मटेरियल, ठीक है। वो रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल वो है अफ्रीका में।
वहाँ से रॉ मटेरियल बना, वहाँ से जो है वो सिलिकॉन चिप्स जो हैं वो बनाई अमेरिका ने, यूएस ने, ब्राज़ील ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने। और जो वो सिलिकॉन चिप्स और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप्स जो है वो बाय करके उन्होंने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट ने यूज़ करके, चाइना ने जो क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए, मोबाइल बना दिया, लैपटॉप बना दिए। अब हर सब कुछ बंद हो गया है, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा, ये नहीं बनेगा यहाँ से जो है वो कोई भी कंट्री, हर चीज़ कहीं भी, ये किसी भी पॉइंट पे ये डिस्टर्ब हो गई है। इसका मतलब ये कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ये नहीं बन सकेगी। तो ये जो सप्लाई चेन थी, उस फ्यूल की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी जो है वो रॉ मटेरियल या रॉ फ्यूल जो है वो मिडल ईस्ट में है। उसकी रिफाइनरीज जो हैं, फॉर एग्जांपल जो है किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, और वहाँ से जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी पूरी दुनिया को जा रही है। तो जब जो है यहाँ पे सप्लाई चेन में कहीं भी डिस्ट्रप्शन होगी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है। और वो अगर किसी प्रोडक्ट के लिए उसे सप्लाई चेन कहेंगे, कि कोई जो है कहीं से भी उसका रॉ मटेरियल आ रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो वो सप्लाई चेन आपको कि कोविड की वजह से उसने डिस्टर्ब कर दी है। तो तीसरा उसका क्या था, चौथा उसका प्रोसेस था, क्या था, सप्लाई चेन। फिर क्लोज बॉर्डर्स हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गई, ये तो आपको बहुत पहले बता दिया। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, दुनिया की जो इकोनॉमी है, आपको उसमें जो एक मेजर शेयर है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री का। टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे अपने आप ईयर के लिए, और जो जितने भी टूरिज़्म की हिस्टोरिक टूरिज़्म होती है हमारे पास, जैसे बादशाही मास्क है, इस तरह करके वो बहुत सारी उसकी टाइप्स हैं। तो वो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई, और उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा, बॉर्डर्स क्लोज हो गए। हाँ, अब हमारी डिबेट ये है कि क्या जो था वो ये कोविड जो 19 है उसने जो है वो क्या ग्लोबलाइजेशन को, इस ग्लोबलाइजेशन, इज कोविड इज द प्रिकर्सर ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। ये मैंने आपको बहुत सारे जो फैक्टर्स बताए कि जिस जो कि ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने डेंट किया। कुछ और भी दो तीन फैक्टर्स थे जो पहले ही डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ से दुनिया जा रही थी। उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल दी जाती है वो ब्रेग्जिट की दी जाती है, कि जो ब्रिटेन जो है वो एक जो यूरोपियन यूनियन से उसका एग्जिट हुआ, तो वो एक एग्जांपल दी जाती है डी ग्लोबलाइजेशन की। उसके अलावा जो ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी, ये भी सेकंड फैक्टर था जो कि दुनिया को वो ग्लोबलाइजेशन से दूर कर ले जा रहा था। और तीसरा जो था वो फिर कोविड आ गया। अभी क्या हुआ कि क्या वाकई ग्लोबलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो रही है। तो आपको जो है आल्दो जो है वो इसका ग्लोबलाइजेशन पे फ़र्क पड़ा है, तो उस पर जो पहले एक दुनिया स्मूथली चल रही थी, अभी इसकी उसको जो एक डिस्ट्रप्शन आई, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का एंड नहीं है। क्यों नहीं है? आपने देखा कि कोविड ने जो है वो ई कॉमर्स को इम्प्रूव, आपकी जो ख़रीदो फरोख्त जो है वो आप इंटरनेट के थ्रू कहते हैं आप करते हैं, आपको कहीं किसी उस पर नहीं जाना पड़ता कोई चीज़ ख़रीदने के लिए उनके आउटलेट पे। तो ई कॉमर्स का एक बूम आया, आपने देखा कि बहुत सारे हमारी ख़रीदारी अब बहुत सारी ई कॉमर्स, तो हमारी ये ई कॉमर्स का होना, ये भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ पुश है। वो जो पहले फैक्टर थे वो सारे क्या थे, वो उसको ग्लोबलाइजेशन से दूर ले जा रहे थे, लेकिन ये जो ई कॉमर्स है ये तो उसकी एक मैनिफेस्टेशन है ग्लोबलाइजेशन की। ठीक हो गया पहला। सेकंड, कि जो है वो वैक्सीन की रिसर्च, आपको पता है कि ये जो वैक्सीन का जो है वो का डेवलप होना,
और फिर जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुँचना, ये सारा किसकी वजह से हुआ? ये क्योंकि दुनिया इंटरकनेक्टेड थी। लोग जो है बहुत सारे कंट्रीज जो है वो उन्होंने रिसर्च की और उस रिसर्च के नतीजे में जो उनके वैक्सीन बनाई फिर उन्होंने पूरी दुनिया को पहुंचाई। अगर दुनिया इंटरकनेक्टेड ना होती, ग्लोबलाइज्ड ना होती, ये एक दुनिया ग्लोबल विलेज ना होती, तो ये वैक्सीन भी ना बन पाती। वैक्सीन ना बनती तो फिर ये जो वायरस है उससे प्रोटेक्शन या उससे जो बचाव है वो भी नामुमकिन होता। तो ये उसकी तरफ है। उसके अलावा दुनिया बहुत इंटरकनेक्टेड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय सिंगल इवेंट के उससे जो है ना वो अचानक से पूरी दुनिया जो है वो नेशनल आइडेंटिटीज़ पे ही बट के रह जाए। उसके अलावा कोई ग्लोबल ग्लोबल विलेज या ग्लोबल वर्ल्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही ना रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस पे बहुत सारे आपकी रिसर्च है कि कितनी चाइना चाइना एंड यूएस की एग्जांपल देते हैं। चाइना और यूएस जो है वो आपको पता है कि मेजर कंपिटिटर हैं इस वक्त ग्लोबल डायनेमिक्स में, बट स्टिल दे आर ट्रूली इंटरडिपेंडेंट ईच अदर। उनके दरमियान जो है वो अराउंड ये आपने कंफर्म कर लेना 900 टू 1000 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेड होती है एनुअली। वो एक दूसरे से जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सप्लाई चेन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि उसका जो है वो प्रोडक्ट अगर चाइना में बन रही है तो चाइना जो है उसकी जो उसकी जो चिप्स हैं सिलिकॉन की वो किससे ले रहा है? यूएस से। प्रोडक्ट्स चाइना, और जो चिप्स हैं वो यूएस में बन रही हैं, और जो उसका रॉ मटेरियल है वो अफ्रीका से आ रहा है, और अफ्रीका की जो काने हैं उनको कंट्रोल कौन कौन कर रहा है? चाइना। तो ये दुनिया जो है वो सारी इतनी आपस में इंटरलिंक्ड है और इंटरकनेक्टेड है कि उसके लिए जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना और अचानक से जो है वो हमने गेन जो है वो की हुई है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, उस वो उससे दूर जाना वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो है वो इसका कंक्लूजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या अब दुनिया वाकई डी ग्लोबलाइज हो रही है? तो हमारा कंक्लूजन ये है कि नई दुनिया जो है, ऑब्वियसली कोविड जो एक वायरस था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। वो जो ट्रेड और जो लॉकडाउन और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी वो हुई, लेकिन ये इतना अ, इतना क्या कहो स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है कि ये इसका पॉसिबल नहीं है ख़त्म होना। और उसकी जो है वो हमने तीन चार जो है उसके लिए हमने आर्गूमेंट्स दिए कि ये चीज़ें। तो उसके अलावा जो दुनिया की इकॉनमी की रिकवरी है वो वी शेप्ड है, कि अचानक से ये यूँ गई है पाकिस्तान की और अचानक ही उसने रीबाउंड किया। पाकिस्तान की इकॉनमी का ऐसे हुआ, दुनिया की मेजर जो इकॉनमीज़ हैं उनकी इसी तरह। तो हमारी जो जो कंट्रीज जो पहले एक बार नीचे गई हैं उनकी इकॉनमीज जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसे ही उन्होंने दोबारा से गेन किया। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबलाइजेशन कहीं जा रही है, ग्लोबलाइजेशन इधर ही है। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं, क्या था उसके बाद हमारा क्या रह गया? अब काफ़ी टाइम भी हो गया। न्यू लिबरलिज्म का मैं दो तीन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आज इस जो लेक्चर है जो जनरली मैं देता हूँ इसका मतलब सब कुछ आपको बता देना नहीं होता। कुछ जो है वो टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम चीज़ें नहीं कवर कर सकते हैं। वो आपका तजस्सुस क्यूरियोसिटी बढ़ाना भी एक पर्पज़ होता है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को एटलीस्ट टच कर सकूँ, जो कि बाद में आप खुद भी रिसर्च कर सकें उस पर। न्यू लिबरल पॉलिसी जो थी वो 1980s की प्रोडक्ट है, जिसे कहते हैं वाशिंगटन कंसेंसस। जब यूएसएसआर की डिफीट हुई और जो अमेरिका है वो सोल पावर रहा, तो उस वक्त जो है वो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म की जो अभी फॉर्म है उसे न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। वो पॉलिसीज आई, उनके मुताबिक क्या था कि जो स्टेट का कंट्रोल होगा, स्टेट्स कंट्रोल ऑन इकोनॉमी, दैट वुड बी मिनिमल। फ्री ट्रेड होगी, फ्री मार्केट होगी।
पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि जो स्टेट की प्रोविजंस हैं सर्विसेज के लिए, स्टेट प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज दैट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट जो है वो पहले जिम्मेदारी होती थी उसकी एजुकेशन देने की। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उसने इंश्योर करना था कि लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलें, वाटर, हर चीज़, जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं बेसिक, वो किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? वो स्टेट की, वो स्टेट ने प्रोवाइड करना। अब क्या हुआ, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ आई, कैपिटलिज्म की नई फॉर्म आई, और उसमें उन पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है वो अब ये जो हेल्थ है, ये जो एजुकेशन है, ये जो वाटर, ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, ये अब जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करेगा उसे। और इसी से जो है वो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। आपकी मेमोरी में जो है वो बहुत कम होगा, 1980 से पहले जो है वो प्राइवेट जो है वो स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जितनी भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा हो। लेकिन वो प्राइवेटाइज हुई, और उससे क्या हुआ कि ये जो अब लोगों की आल्दो जो है वो अभी स्टेट सर्विसेज कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो अभी जो है वो स्टेट देती है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। और फिर क्या हुआ, यहीं से कोविड आया। और जब स्टेट को हेल्थ से फाइट करना था, तो स्टेट के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे, क्योंकि ये जो हेल्थ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कि क्या प्राइवेट सेक्टर को पहुंच चुकी थी। ठीक हो गया। और यही हुआ स्पेशली डेवलप कंट्रीज़ में। क्यों अमेरिका जो है वो सही तरह से फाइट ना कर सका? क्योंकि वहाँ पे न्यू लिबरल पॉलिसीज़ की वजह से जो हेल्थ सेक्टर था वो प्राइवेटाइज था, और प्राइवेटाइज गवर्नमेंट ने जब फाइट किया, जो गवर्नमेंट ने जब फाइट करना था कोविड को, ऐसी पेंडेमिक को, तो उसके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, तो फिर गवर्नमेंट का जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स ही ना हुआ। और इसीलिए जो है जब आप बात करते हैं कि वाई वेस्ट वाज मोर सीवियरली हिट बाय पैंडमिक, या उनका डेथ क्यों हुई, उनके जो हैं वो दो तीन जो मेजर फैक्टर्स हैं, एक जो डेमोग्राफी और दूसरा जो है वो न्यू लिबरल पॉलिसीज। तो कोविड जो है अभी जो है वो, कोविड ने क्या किया, न्यू लिबरल ये जो है वो अब जो ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस तरह की जो ग्लोबल लेवल की पेंडेमिक है उसको कोप अप नहीं कर सकेगा। तो अभी जो रीन्यूड एम्फसिस ऑन हेल्थ है, ये जो है वो कोविड की वजह से ही हुआ। ठीक हो गया। क्या होगा, गवर्नमेंट अब जो है वो दुनिया कोविड की बाद जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट फंडेड हेल्थ सिस्टम की तरफ जाएगी। तो जो न्यू लिबरल जो प्राइवेटाइजेशन का आर्गूमेंट था, कोविड ने जो है वो उसे नलीफाई किया। ठीक हो गया जी। क्योंकि न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के मुताबिक हेल्थ जो है वो एक लग्जरी है जो आपने बाय करनी है, ये कोई बेसिक राइट नहीं है। अभी जो है वो सारी जो स्टेट्स हैं उनका किस तरफ बेसिक राइट्स
की तरफ चला गया कि स्टेट को जो है वो हेल्थ जो है वो स्टेट ने ही प्रोवाइड करनी। तो ये जो था वो कोविड-19 और न्यू लिबरलिज्म था। एक पॉइंट जो है वो हेड हमारा मेजर रहता है और चाहते हैं तो मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किए बगैर आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ ग्लोबल डायनेमिक्स का पे क्या फ़र्क पड़ा 2 घंटे सर में। थोड़ा बहुत बता दें। मैं जल्दी जल्दी विद इन 5 मिनट्स इसको वाइंड अप करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। सर इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं कर सकते? या नेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हैं। ओके सर, आप अच्छे लग रहे हैं वैसे आज। कोविड का ग्लोबल डायनेमिक्स पे क्या इफेक्ट है? सबसे पहले जो है वो हमने बात की ग्लोबलाइजेशन पे, आपको समझ आ गई वो चीज़ें, होपफुली आ गई होगी। उसके बाद जो है वो हमने बात की न्यू लिबरल पॉलिसीज़ पे, उनको क्रिटिक किया हमने। होपफुली मैंने ट्राई किया कि जितना आसान तरीके से समझाऊँ, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तीसरी जो थी वो क्या इम्पेक्ट पड़ा, वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको जो है वो आपने समझना है। पहले क्या था कि दुनिया जो है वो कोविड से पहले जा रही थी, जिसमें जो है वो हर एक मामलात में जो है वो जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है उसको कम किया जा रहा था। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये आप फ्री मार्केट से देख सकते हैं। फ्री मार्केट हो गया, उसके अलावा और बहुत सारी जो है वो फ्री ट्रेड हो गई। ह्यूमन राइट्स हो गए, मीडिया हो गया। हर चीज़ जो है ना दुनिया जा रही थी कि जिसमें जो है वो जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी लोगों की ज़िंदगी में वो कम से कम होगी। कोविड आया, उससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थी लोगों के फेयर में, इकोनॉमी में, हर चीज़ में वो बड़ी, क्योंकि लॉकडाउन लगे, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हुई, तो उससे क्या हुआ, दुनिया जो है वो नेशनलिज्म की तरफ गई। और एक जो है वो ऐसे आ चुका है पीएमएस में, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म कैनॉट गो टुगेदर। इसका मतलब ये है कि नेशनलिज्म जब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उससे जो है वो नेशनलिज्म बढ़ेगी। तो जब नेशनलिज्म बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको डेंट पड़ेगा और ग्लोबलाइजेशन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थी लोगों की ज़िंदगी में वो बढ़ गई और जो दुनिया जो पहले जो है वो लेस इंटरवेंशन की तरफ जा रही थी उससे वापस थोड़ा सा उसने। उसके अलावा दुनिया पे क्या फ़र्क पड़ा, पावर शिफ्ट हुआ वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता है कि जो वेस्ट था वो सीवियरली हिट था और उनका जो रिस्पांस है वेस्ट जो है वो कोविड की वजह से सीवियरली हिट था और उनका रिस्पांस भी अच्छा नहीं था, वहाँ पे डेथ्स भी ज़्यादा हुई। उसकी वजह जो ईस्ट है वहाँ पे ये भी सीवियरली हिट था, यहीं से चाइना से शुरू हुआ, लेकिन इनका रिस्पांस वाज बेटर रिस्पांस एंड बेटर फाइट। और उससे क्या होगा कि जो जो डेथ्स थी वो भी कम हुई और इससे क्या हुआ कि दुनिया जो है, दुनिया की जो पहले जो दुनिया सिर्फ यूरोप और यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड थी, उससे एक ट्रेंड नज़र आया जिसमें जो है वो पावर शिफ्ट जो है वो ईस्ट की तरफ जो है वो टिल्ट होता हुआ नज़र आया इस कोविड में। एक ये जो है वो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपने देखा
ऑफ यूएस इंटेंसिफिकेशन ऑफ यूएस चाइना फाइट जो है, ये आप जो है इसको आप आपने इसके पास बहुत सारी आपकी एग्जांपल्स हैं। चाहे जो अमेरिका था उसने जो है वो कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहना शुरू कर दिया, वुहान वायरस और चाइना वायरस। तो जो पैंडेमिक था उसमें जो है वो जो चाइना और यूएस की जो राइवलरी है वो और ज़्यादा स्टार्क होगी, दोनों ने और ज़्यादा एक दूसरे पे ब्लेम गेम किया। तो ये भी आप एक उसमें इम्पैक्ट में लिख सकते हैं। और दुनिया का जो है वो आजकल की दुनिया का 21st सेंचुरी कैसे डिफाइन होगी, इसकी किस्मत किस तरफ बैठेगी, इस पे रिसर्चर कहते हैं कि यूएस चाइना की जो कन्फ्रंटेशन है उसका जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल डिफाइन द 21st सेंचुरी। और जो है वो कोविड की वजह से क्या हुआ कि जो यूएस चाइना का जो कन्फ्लिक्ट था, जो कन्फ्रंटेशन थी, वो और ज़्यादा स्टार्क हुई। दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। माइक पॉम्पो ने जो है वो चाइना और वुहान वायरस का कोरोना को, और चाइना ने भी इसी तरह क्रिटिसिज्म की। यूएस ने जो है वो WHO की जो है वो फंडिंग रोक दी यूएस ने, बिकॉज यूएस ने ब्लेम किया कि जो WHO इज़ बीइंग सॉफ्ट ऑन चाइना। तो ये जो यूएस चाइना का जो कन्फ्लिक्ट फाइट जो है वो ज़्यादा इंटेंस। फिर बात करें कि जो यूएस था वो एक ग्लोबल लीडर था, पैंडमिक से पहले सुपर पावर था, लेकिन जो ये पैंडमिक में वो कोई अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ एज अ लीडर नज़र ना आया। वो हम वैक्सीन की बात करें, वो हम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की बात करें, वो हम इकॉनमी की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, हर एक जो जितने भी डिसीजन थे, देयर वाज नो लीडर। यूएस कहीं भी नहीं था। और इससे क्या हुआ कि यूएस का जो वर्ल्ड लीडर का जो स्टेटस है उस पर डेंट पड़ा। और बात करें दुनिया के क्या इससे फ़र्क पड़ा जी, दुनिया चाइना का जो है वो रोल आपको पता है, वो बड़ा चाइनीज़ रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स। चाइना ने जो अपनी वैक्सीन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है उसकी एड दी। उसके अलावा जो उनके एक्सपर्ट्स से वो ट्रैवल करते रहे, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया को दिया। तो जो चाइना का जो रोल था ग्लोबल अफेयर्स में वो पैंडमिक की वजह से और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी जो है वो सारा कुछ बंद हो गई, उसकी बड़ी कम हुई। ये सारी चीज़ें आप सारी लिख सकते हैं आगे। काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स मुझे लगता है इस पर भी हमने 5 6 7 कर लिए हैं। और अभी जो है वो मैं वाइंड अप करता हूँ इसको। होपफुली जो है वो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और उसके अलावा अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आप हाथ खड़ा करेंगे बारी बारी, जो है वो। जी, अभी आप क्वेश्चन करें। नो क्वेश्चंस। मंज सर आपके लिए एक शेर है सर। प्लीज़। सर दिल एक मंदिर है, आप एक मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मंज साहब। क्वेश्चन भी है कोई? मेरा मेरा भाई के जेंडर तो अचानक से सारे बोलना शुरू हो गए। शानीद साहब आप अपना माइक ऑफ करें। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो सेल रजा। जी भाई, मैंने यही पूछना था कि टॉपिक कंप्लीट है, मैंने क्लास लेनी थी, मैं जा सकता हूँ? जी जी कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहसिन रजा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 5 सेकंड आजान हो जाए। जी जाए।
जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर सुन रहे हैं आप? जी जी सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स हैं, दे आर गोइंग टू बी डाइवर्सिफाइड, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मल्टीपोलर फ्रॉम यूनिपोलर, ठीक है? तो ये जो यूनिपोलरिटी और मल्टीपोलरिटी का जो डिबेट चल रहा है ऑनगोइंग, के हर रीजन में एक एक मतलब जो है ना स्टेट होगा, एक वैसा होगा जो ना डोमिनेंट होगा, ठीक है? मतलब आपने पता है कि यूएस की लीडरशिप इज नो मोर फर्दर अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड, डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड, ठीक है? और इसको थोड़ा यूनिपोलरिटी और मल्टीपोलरिटी को अगर हम कोरिलेट करें तो पूरे वेस्ट ने और यूएस ने मिलके फिर जो ये बिल्ड बैक वर्ल्ड जो B3W का प्रोजेक्ट बनाया है, ये अपना इन्फ्लुएंस दोबारा क्रिएट करने के लिए बनाया इन्होंने, तो इसमें थोड़ा मुझे क्लियर कर दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने सही पढ़ा है कि दुनिया जो है वो यही बताने का मकसद था कि जो यूएस का जो अपना जो पावर वैक्यूम हुआ है, मैं इधर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएस जो है उसने अपना लीडर था पहले, वो कहते थे यूनिपोलर वर्ल्ड। तो बिल्कुल मैं उनको समझा दूं कि यूनिपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब ये है कि दुनिया में एक सुपर पावर है जो कि 1989 के बाद की जो वर्ल्ड है अभी तक की, उसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। सुपर पावर एक ही है, वन सुपर पावर। मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या मतलब था, या बाइपोलर वर्ल्ड? बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब कि दो सुपर पावर हैं आपके, जो कि कोल्ड वॉर के पीरियड में हुआ। टू सुपर पावर्स, कोल्ड वॉर का पीरियड था। अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या मतलब है? कोविड की वजह से क्या हुआ कि जो यूएस जो पहले एक ही लीडर होता था, उसने उस तरह से लीडरशिप रोल प्ले ना किया, और उसके लीडरशिप रोल प्ले ना करने की वजह से जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो उसमें जो बहुत सारे पावर सेंटर्स इमर्ज हुए। उसमें यूरोप अलग से, उसमें चाइना अलग से, यूएस खुद भी। तो इस तरह करके दुनिया जो है वो, जो पहले एक लीडरशिप एक कहीं से पूरी पावर इमर्ज हो रही होती थी, अब वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट सेंटर्स में। ठीक हो गया, और इसे मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अब इसी से जो है एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने टाइम के कम होने की वजह से पहला जो है वो आपको नहीं बताया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज। कोविड-19 का जो है वो एक इम्पैक्ट ये हुआ कि जो इकोनॉमीज़ हैं जो पहले एक ग्लोबलाइज थी, सिर्फ पूरी दुनिया जो है वो हर दुनिया हर एक एरिया से लिंक थी, अभी दुनिया किसकी तरफ जाएगी जिसमें एक ख़ास रीजन के लोग आपस में लिंक्ड होंगे, दे उनके ट्रेड टाइज ज़्यादा अच्छे होंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जैसा कि एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसा कि सार्क हमारा, अल्दो हमारा कोई इतना अच्छा नहीं है। तो ये रीजनलाइजेशन है, ब्लॉक्स हैं दुनिया के। तो ये जो दुनिया जो है वो पहले ही ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से रीजनलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ जा रही थी। तो कोविड ने क्या किया, इसको और ज़्यादा एक्सेलरेट किया, और इसी रीजनलिज्म जो है उसी से जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड या जो बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। यूरोप, चाइना, ईस्ट एशिया, इंडिया, यूएस। तो ये सारा जो है वो आप
बायपोलर और यूनिपोलर और उससे आप लिंक कर सकते हैं। ठीक हो गया मोहसिन, समझ आ गया? सर मेरा एक क्वेश्चन यहीं पे है। जी जी सर आपने इंडिया को भी मेंशन किया, चाइना को भी। जो हमारा साउथ रीजन है, जैसे मैंने पढ़ा था कि हर रीजन में जो इमर्जिंग डोमिनेंट होगा ना वो एक ही होगा। जैसे इंडिया और चाइना की राइवलरी है, लेकिन इंडिया और चाइना इज मोर डोमिनेंट। तो ऐसे मिडल ईस्ट में इसराइल को कहते हैं वो मोर डोमिनेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से अब इंडिया भी मोर डोमिनेंट हो गया है, चाइना भी, ये कैसे हम कह सकते हैं एक ही रीजन में दोनों? पावर्स की बात करें, अब मैं आपको पावर्स की बात कर रहा हूँ। चाइना अलग से पावर है, जी यूएस अलग से पावर है एक, और इंडिया जो है वो आप ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी आप डिनाई रीजनल पावर है आपकी, तो वो सर वो तो आपकी ठीक है, वो यूएन में रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरे डेवलपिंग कंट्रीज को। जी 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 ऐसे ही है। तो हम्म, आल्दो जो है तो उसकी बात करें ना हम कि डेवलपिंग और अंडर डेवलपमेंट में, तो वो तो इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। स्पेशली आई मैं अगर आपको एक मैंने चीज़ बताई थी 30,000 की, 30,000 पर कैपिटा, क्या उसे कहते हैं पर कैपिटा, 30,000 US डॉलर होगी किसी कंट्री की तो वो डेवलप होगा। तो इंडिया अभी भी कहीं जो है वो 2-3 हज़ार तक कर रहा है, 2 हज़ार के करीब है, तो वो बहुत दूर है अभी भी उससे। लेकिन वो इमर्जिंग है, उसकी जो है वो जीडीपी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, और वो दुनिया की इकोनॉमी के साथ उनकी अपनी कंजप्शन मार्केट बहुत ज़्यादा, तो वो एक पावर सेंटर है। ठीक हो गया, अगला सर क्वेश्चन जो है जी जी सर, जी सर, थैंक यू फॉर टाइम सर, थैंक्स फॉर टाइम। सर इकोनॉमिस्ट में लास्ट वीक आर्टिकल आया है कि सर अब ये परसेप्शन लिया जा रहा है कि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो रही है। तो उन्होंने डिबेट की थी कि सर यही कंसेप्ट जो है जब वियतनाम वार हुई थी तो उसके बाद भी लिया जा रहा था कि अमेरिका की डिफीट होगी है, जैसे अब अफगानिस्तान में है। तो उसके बाद उन्होंने रिसर्जेंस की जो उनकी एबिलिटी है बाउंस बैक करने की वो बहुत ज्यादा है। तो अब भी सर किया जा रहा है कि चाइना और अमेरिका का इकोनॉमिकली तो कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन मिलिट्री पावर, मैन पावर और बाकी टेक्नोलॉजी में अभी तक भी यूएस बहुत एडवांस है। ये मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके दूंगा कि यूएस जो है वो क्यों चाइना से कॉस्ट ज़्यादा है। मैं आपको स्टैट्स के ज़रिए प्रूव करूंगा कि चाइना ज़्यादा क्लोजली वो डिस्टेंस क्लोज कर रहा है, जो कि सुपर पावर और इमर्जिंग पावर नहीं होता है। तो वो अगर आप 1-2 दिन सफ़र करेंगे तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर ओके सर, थैंक यू सो मच। दूँगा। जुनेद अनवर, क्वेश्चन है आपका। जुनेद, नो क्वेश्चन। मोहसिन रज़ा, आपका हाथ अभी भी पर क्वेश्चन करने लगे हैं कोई और? नहीं है, मोहसिन कमर ने भी अभी क्वेश्चन कर दिया। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम चीज़ें आपको थोड़े से टाइम में समझा सकूं, और अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डाउट्स हैं तो आप ट्राई करें कि उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, या आपको अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ आए तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसको टेस्ट करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय।